मेरे साथ 5 और डिप्टी सीएम रहे हैं हरियाणा प्रदेश में। कभी आपको नाम भी याद है उन 5 का? आज तो वो लोग कहते हैं हाथ मिलाने को तैयार थे। मुझे ये बताओ, 4.5 साल तक एक स्टेबल गवर्नमेंट बिना किसी गतिरोध के क्या हम कांग्रेस के साथ दे पाते हैं? लेकिन दुष्यंत जी, कई बार ऐसी चीजें देखने को मिली जब लगता था कि किस तरह का गठबंधन है, चाहे मुख्यमंत्री के बीच में कुछ बयान आए हों या फिर आप पर जब विधानसभा में कुछ आरोप लगते थे, तो कभी ये देखने को नहीं मिला कि सीएम साहब ने खड़े होकर आपका कोई बचाव किया हो। तो और मुझे ये बताइए कि क्या मेरी और मनोहर लाल जी की वर्किंग में कोई दिक्कत थी? अगर अकेली मेरी थी तो मुझे बदलते, मनोहर लाल जी को क्यों बदला, विज साहब को क्यों हटाया? आज कांग्रेस ये बात कहती है कि ये वोट कट करने आए। अगर मैं रोहतक लड़ता तो स्पष्ट यही बात दोबारा उनने कहनी थी। लेकिन आपकी जो स्टेटमेंट है ना, जो आपने कहा कि रोहतक ऑफर हो रही थी, उसको अब एक अलग नैरेटिव दिया जा रहा है। कहा जा रहा है कि भाई यहाँ पे बीजेपी कमजोर थी या हार रही थी। फार्मर्स की बात करो, मैंने किसान आंदोलन की सबसे बड़ी आग झेली और ढाल बनकर झेली। क्या पिछले 4 साल में आपके चैनल ने एक फार्मर को देखा है जो पूरी रात ट्राली पे सोया फसल बेचने के लिए? नहीं। एक छोटी सी चीज मैं इसमें ऐड करना चाहूंगा। ये जो बात आपने बोली, हमने देखा कि सरसों की प्रोक्योरमेंट में, मैं रेवाड़ी से आता हूँ, मैं रेवाड़ी मंडी का आपको उदाहरण दे रहा हूँ, वहाँ पर इस तरह की मिसमैनेजमेंट देखने को मिली। महेंद्रगढ़ में भी लंबी लंबी 2-2-3-3 किलोमीटर की लाइनें, और 2-2-3-3 दिन में लोगों का नंबर आया। सरसों बिकी, मैं ये मान रहा हूँ, लेकिन इस तरह का जो आप कह रहे हैं ना कि इंतजार करना पड़ा, वो इंतजार हुआ। चलो, मैं आपका धन्यवाद करूंगा, आपने सरसों का टॉपिक छेड़ा। आज के दिन क्या ये अलायंस टूटने से हम घर बैठ जाएं? क्योंकि हुड्डा साहब ये कह रहे हैं अरे हमारे लिए तो खेती यही है, और मेहनत कर लेंगे। आप एक एक्ट लेकर आए थे बीच में, और आपने लगातार उसको बड़ा प्रोपोगेट किया। आपका विजन भी था कि 75% आरक्षण प्राइवेट नौकरियों में हरियाणा की युवाओं को। हालांकि बाद में कोर्ट से स्टे लगा, वो अभी भी केस है, और राजनीतिक गलियारे में चर्चा हुई कि आपके इस विजन पे बीजेपी ही आपके साथ नहीं थी। उचाना वाला आपका दावा पक्का है? मैं तो आज भी कहता हूँ, जो लोग मुझे भगा रहे थे वो भाग गए, मैं तो आज भी वहीं खड़ा हूँ। तो आप उनको कह देते हुए थोड़े दिन रुक जाओ। मैं तो 1 साल तक कहता आया, भी रुक तो जाओ। गांव की गलियों से होते हुए फिर चंडीगढ़ जाएंगे, ये हवा के झोंके अब तूफान बनकर आएंगे। दोस्तों, ये लाइन पूर्व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी ने अपनी हिसार रैली की जब तस्वीरें सोशल मीडिया पर पोस्ट करी, उस वक्त लिखी, और उस समय तक उनका जो गठबंधन है वो भी टूट चुका था। लेकिन इन लाइनों की पूरे प्रदेश में बड़ी चर्चा हुई, और पूरा फोकस देश की मीडिया का अचानक से हरियाणा पर शिफ्ट हो गया। तो दुष्यंत चौटाला की लाइनें दिखाती हैं कि उनका जो हौसला है वो अभी भी बरकरार है, बिल्कुल भी टस से मस नहीं हुआ है। और जब मैंने उनकी पांडु पिंडारा की वो जो रैली उन्होंने की थी, जब अपना दल बनाया अलग, उनका उस समय का भाषण मैं सुन रहा था, और उनकी हिसार रैली का भाषण मैंने सुना, वही जोश मुझे नजर आया। और आज हम दुष्यंत चौटाला जी से मिलने आए हैं, उनसे बातचीत करेंगे कि उनका ये जोश जो है, इसका क्या राज है, और आगे अपनी पॉलिटिकल स्ट्रेटजी को लेके वो क्या सोच रहे हैं, इस बार के इलेक्शन में जजपा क्या करने वाली है। दुष्यंत जी, स्वागत है आपका हरियाणा तक। बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो ये जो प्रेजेंट का सिनेरियो हुआ है, इस पे जाने से पहले मैं चाहूंगा कि एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन आप अपना जो है वो हमारे दर्शकों को दे, कि कहाँ आप जन्मे, कहाँ आपकी एजुकेशन हुई, और फिर पॉलिटिकल शुरुआत आपकी कैसे हुई। देखो, 36 साल का मैं मानता हूँ बेहद अच्छा सफ़र रहा है। और जैसे हिसार में मेरा जन्म शर्मा हॉस्पिटल में हुआ, वहाँ से प्राथमिक एडमिशन मेरा तेजाखेड़ा गांव के KCVN स्कूल में था। उसके बाद सेंट मेरीज हिसार आया, सेंट जेवियर सिरसा आया, उसके बाद लॉरेंस स्कूल सनार गया, फिर कैलिफोर्निया स्टेट यूनिवर्सिटी बेकरफील्ड 4 साल पढ़ के आया। उसके बाद MA मास कम्युनिकेशन करी मैंने GJU से। उसके बाद LLM करी NLU दिल्ली से, और आज PhD परस्यू कर रहा हूँ जॉय देवीलाल यूनिवर्सिटी सिरसा से। और बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया इन इंडियन पॉलिटिक्स। तो जहाँ आज आप जिस प्लेटफॉर्म को लेके बैठे हो, शायद मुझे वो अवसर मिल रहा है कि आप लोगों के साथ चर्चा करते करते भी मैं इसका स्वरूप देखता हूँ कि कितना बदला है हिंदुस्तान। और पॉलिटिकल सफ़र भी बड़ा रोचक रहा है। 2012 तक कोई उम्मीद भी नहीं थी कि कभी राजनीति की सफ़र की ओर जाएंगे। और जनवरी 13 के अंदर जब चौधरी अजय सिंह चौटाला जी को, चौटाला साहब को सज़ा हुई और वो परिस्थितियाँ बनी
कि 25 साल की उम्र में लोकसभा का चुनाव लड़कर इस देश की पार्लियामेंट का सबसे यंगेस्ट मेंबर बना। 5 साल का बड़ा अच्छा सफ़र पार्लियामेंट में रहा। अंत में आते आते वो एक दौर आया जब INLD से हमें निष्कासित किया गया और चौधरी अजय सिंह चौटाला जी ने एक नए झंडे और डंडे की शुरुआत के आदेश के साथ हमें जिम्मेवारी दी और जननायक जनता पार्टी का निर्माण, जैसे आपने कहा, पांडु पिंडारा की धरा पर हुआ। और उस समय लोग ये कहा करते थे कि 2 छोरे हैं, और 2 ने नहीं, 2 लाख युवा साथियों ने मेहनत करी और एक मुहिम, बाई इलेक्शन हो, बाई इलेक्शन के बाद लोकसभा इलेक्शन हो और लोकसभा के बाद फिर विधानसभा का इलेक्शन हो, प्रदेश में हर परिस्थिति में एक कदम पीछे हटे बिना हमने चलाई। प्रदेश में 15% से ज़्यादा वोट शेयर के साथ हम 10 विधायक जिता कर लाए और 4.5 साल का उप मुख्यमंत्री के तौर पर एक ऐसा अनुभव रहा जिसका एक ही विजन था कि हरियाणा प्रोग्रेसिव कैसे बने, हरियाणा का उद्धार कैसे हो। हमने कोविड जैसी महामारी देखी जहां दुनिया की अर्थव्यवस्था हिली, मगर हमारे प्रदेश की अर्थव्यवस्था को कैसे बढ़ाया जाए, इस विजन के साथ हमने काम किया। हमारे डिपार्टमेंट्स के रेवेन्यूज़ को हमने मल्टीप्लाई किया, कईयों को तो दुगना किया 4 साल के अंदर, कईयों में 26% एवरेज ग्रोथ रेट आई। हिसार के अंदर एशिया का सबसे बड़ा एविएशन हब की प्लानिंग करी, गुड़गांव के अंदर हेली हब की प्लानिंग करी, ग्लोबल सिटी की प्लानिंग करी, कैसे पंचग्राम योजना के माध्यम से KMP पे नए शहर को विकसित किया जाए, जो भविष्य की जो एक्सपेंशन है, जनसंख्या का जिस तरह बढ़ावा हो रहा है उसको केटर कर पाए, बेटर लिविंग हम कैसे दे पाए। इस विजन के साथ 4.5 साल काम किया और आज भी मैं ये मानता हूँ कि एक जिम्मेवारी नई है विपक्ष की, उसको भी बहुत अच्छी तरह निभाएंगे और आगामी लोकसभा हो, विधानसभा हो, सांगठनिक ताकत से। और मैं ये बताऊं कि पिछले 6 सालों में जो अनुभव संगठन बनाने का और संगठन को खड़ा करके संगठन को चलाने का आया है, मैं मानता हूँ मेरे लिए एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जिसने मुझे सिखाया है कि ऑर्गेनाइजेशन असलियत में होती क्या है और कैसे उस ऑर्गेनाइजेशन से फील्ड में काम लिया जाता है, कैसे उस ऑर्गेनाइजेशन से कमेरे वर्ग की बात को सरकार के माध्यम से पूरा किया जाता है। आज मैं खुशी के साथ कह सकता हूँ कि 4.5 साल के अंदर हमारी जो घोषणाएं थी, हमारे जो एजेंडा थे, हमारी जो सोच थी हरियाणा को प्रोग्रेसिव बनाने की, बहुत हद तक हम उसको पूरा कर पाए। और वही हमारा विजन है कि हरियाणा आगे बढ़े, और हरियाणा आगे बढ़ेगा तभी जाकर हमारे लोगों का उद्धार होगा। अच्छा, आपकी विपक्ष वाली भूमिका पे मैं आऊंगा, मगर उससे पहले जो बीते 4.5 साल रहे उसकी शुरुआत की बात करूंगा। आपके ऊपर लगातार विपक्षी दल ये आरोप लगाते हैं, वो कहते हैं कि जनमत जो था वो बीजेपी के अगेंस्ट लिया, दूसरी पार्टियों के अगेंस्ट लिया, बाद में जाके हाथ मिलाया। और सबसे बड़ा आरोप कांग्रेस की तरफ से ये लगाया जाता है, बीच में बड़ी चर्चा हुई इसकी। उन्होंने कहा कि जी हम भी हाथ मिलाने को तैयार थे, लेकिन इनकी गाड़ी जाके वो बीजेपी हेडक्वार्टर रुकी। चलो, हाथ मिलाने को कौन तैयार था राहुल और कौन नहीं था, ये बड़ी महत्वपूर्ण चीज है। आज तो वो लोग कहते हैं हाथ मिलाने को तैयार थे। मुझे ये बताओ, 4.5 साल तक एक स्टेबल गवर्नमेंट बिना किसी गतिरोध के क्या हम कांग्रेस के साथ दे पाते? आज भी बीजेपी सरकार में है, 48 उनके मेंबर हैं, उस समय 47 होते, एक आदमपुर की सीट बढ़ी है, आंकड़े तो कम नहीं होते। मगर उस समय वो जरूरी था कि हमारा जो विजन है 50% महिलाओं को रिजर्वेशन देने का पंचायती राज में, 33% डिपो में रिजर्वेशन देने का, 8% बैकवर्ड क्लासेस को पंचायत में रिजर्वेशन देने का, क्या वो हम कांग्रेस के साथ पूरा कर पाते? हमारी तो एक चीज आधी अधूरी पूरी हुई, वो भी पूरी नहीं कर पाए। उसके जरूर एक टीसी मैं हमेशा कहता है वो मेरे को है, अगर मैं 5100 पेंशन कर जाता, क्या कांग्रेसी ये बोल पाते कि मैं मेरे पूरा घोषणा पत्र नहीं पूरा कर पाया? इवन देन, अंतिम दिन जिस दिन ये अलायंस टूटा, माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी होते थे हमारे, उन्हें इस्तीफा दिया, उस दिन भी हमने रविदास मंदिर की नींव की पृष्ठभूमि तय करी।
हमारे घोषणा पत्र का प्रमुख एजेंडा था, बीजेपी के घोषणा पत्र का हिस्सा नहीं था। मगर 5 एकड़ कुरुक्षेत्र में 2 साल तक लग के पंचायत से रेजोल्यूशन कराया, एचएसवीपी के एरिया के अंदर हमने वो निर्माण शुरू किया। इस साल के बजट के अंदर आप उठा के देख लो, जब तक तो अलायंस था, वो घोषणा करवा के हम माने। और मैं खुश हूं कि 4.5 साल के अंदर जो हमने विजन दिया, ग्राउंड रियलिटी है, उसको पूरा कर कर दिखाया। और कांग्रेस हमेशा ये चाहती थी कि अलायंस टूटे। और आज मैं बोलता हूं, चाहे कांग्रेस हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे एनएलडी हो, चाहे बसपा हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, सब यही चाहते हैं कि किसी तरीके से हमारे कैडर को डिमिनिश किया जाए, और वो करने में विफल रहे हैं। आज के दिन हमारा कैडर हरियाणा में सबसे मजबूत कैडर है। और मैं ये मानता हूं कि आगामी लोकसभा के अंदर, आप पिछले लोकसभा के जब हम आम आदमी पार्टी के साथ चुनाव लड़े थे, 7.25 लाख 7.5 लाख दोनों पार्टियों के वोट आए थे, जिसमें 50,000 से कम वोट आम आदमी पार्टी के 3 सीटों में थे, हमारी पार्टी के 7 लाख के लगभग वोट थे। आज मैं ये विश्वास है मेरे अंदर कि हम 7 लाख को 20 लाख ले जाने का मादा रखते हैं। जी। अच्छा, आपने अलायंस का जिक्र किया, आप कह रहे हैं कि कांग्रेस के साथ वो ट्यूनिंग नहीं बैठ पाती, या आप हो सकता है नहीं कर पाते, स्टेबिलिटी नहीं ला पाते। आप ये देखिए कि हमारे 10 थे, कांग्रेस के 31 थे, 41 हुए। सरकार बनाने के लिए तो 46 चाहिए, 5 तो इंडिपेंडेंट लेने पड़ते। क्या स्टेबिलिटी आती? आज भी वो इंडिपेंडेंट बीजेपी के साथ गए हैं, और शायद मन में उनकी इच्छा हो मैं मंत्री बनूंगा। नायब सैनी जी की तो कैबिनेट आ गई, किसी का नंबर आज भी नहीं आया। तो लेकिन अब सवाल ये उठता है कि जब आप ये बात कहते हैं तो बीच बीच में कई ऐसे दौर आए। आपने कहा, मैं आपके भाषण सुन रहा था हिसार रैली की, अगर मैं बात करूं, आपने कहा कि, और आप लगातार अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी ये कह रहे हैं कि भले ही जो भी मनमुटाव थे, लेकिन हमने कभी सामने नहीं आने दिए, या हमने कभी पेपर नहीं फेंके, हमने अच्छे से काम करते रहे। लेकिन दुष्यंत जी, कई बार ऐसी चीजें देखने को मिली जब लगता था कि किस तरह का गठबंधन है, चाहे मुख्यमंत्री के बीच में कुछ बयान आए हों, या फिर आप पर जब विधानसभा में कुछ आरोप लगते थे, तो कभी ये देखने को नहीं मिला कि सीएम साहब ने खड़े होकर आपका कोई बचाव किया हो, या फिर जो स्टेटमेंट आप जिक्र कर रहे थे अपने बयान में, बिप्लब देव जी ने दिया वहां पर हिसार में, और उन्होंने कहा कि बहन जी आएंगी उचाना से। बहन जी क्या आज बीजेपी में रही हैं? भारतीय जनता पार्टी के सिटिंग एमपी विजेंद्र थे हिसार से। सिटिंग एमपी हरियाणा में 10 हैं, 10 के 10 बीजेपी के, एक तो छोड़ गया ना, और वो वही है जिसके लिए हरियाणा के पूर्व प्रभारी ने ये कहा कि दीदी को दोबारा जिता के लाएंगे। मैंने तो नहीं कभी कहा कि बीजेपी के एमएलए की सीट पे जेजेपी जीतेगी, जब तक हमारा अलायंस था। मैं आज बोलता हूं कि हरियाणा प्रदेश की 90 सीटों पर हम मजबूती से ले लेंगे, और 90 सीटों पर लड़कर हम 46 का आंकड़ा पार करेंगे। जब तक हम गठबंधन धर्म में थे, हमने पूरा निभाया, अंतिम दिन तक निभाया। मैं यही बात कह रहा हूं कि आप कह रहे हो आपने गठबंधन धर्म निभाया, और आपकी तरफ से या आपके परिवार में किसी, आपकी पार्टी में ऐसी स्टेटमेंट देखने को नहीं मिली। लेकिन बीजेपी की तरफ से इस तरह की चीजें बीच बीच में आती थी जो ये संकेत देती थी कि भाई सब ठीक नहीं चल रहा। आप क्यों चुप बैठे रहे? देखिए, कहीं भी मेरे को सेंट्रल लीडरशिप की तरफ से कभी संकेत नहीं आया। आज स्टेट लीडरशिप क्या चाहती थी, उनकी क्या सोच थी, और वो किस तरह से वर्किंग करना चाहती थी, ये तो जग जाहिर ही है। और मुझे ये बताइए कि क्या मेरी और मनोहर लाल जी की वर्किंग में कोई दिक्कत थी? अगर अकेली मेरी थी तो मुझे बदलते, मनोहर लाल जी को क्यों बदला? विज साहब को क्यों हटाया? आज 3 परफॉर्मेंस करने वाले लोग थे, तीनों बदल दिए। क्यों बदल दिया? आपको क्या लगता है? तो आपको भारतीय जनता पार्टी का लीडरशिप बयान दे उस पर। मैं तो ये मानता हूं कि हमारा जरूर एक इशू था सीट शेयरिंग के ऊपर, और हमने तो लास्ट में ये तक कह दिया कि विधानसभा के नंबर्स तय करिए, 5100 पेंशन करिए, और हम आपके साथ हैं। अगर उसके अंदर भी कहीं मन में कोई सोच थी तो वो लोग क्लियर कर पाएंगे। हमारी तरफ से कोई ऐसी सोच नहीं थी। लेकिन आप ये जो आप बात कह रहे हैं कि बीजेपी ने रोहतक सीट लड़ने का ऑफर दिया, आपने अपने रैली से, उनने अपनी तरफ से ये बात रखी। आज कांग्रेस ये बात कहती है कि ये वोट कट करने आए। अगर मैं रोहतक लड़ता तो स्पष्ट यही बात दोबारा उनने कहनी थी। मुझे वो दिन भी याद है, भूपेंद्र हुड्डा सोनीपत लड़ रहे थे, दिग्विजय सिंह को पार्टी ने उतारा। दिग्विजय सिंह जब वहाँ चुनाव में उतरे, उनने क्या बोला आपको याद है? कि कड़ी खराब करने आ गए।
जो आदमी इस प्रदेश का 10 साल मुख्यमंत्री रहा, वो क्या इतना डरपोक है? अगर वो ये कहते हैं एक ओर पर तो कि जेजेपी खत्म होगी और दूसरी ओर पर कहते हैं कि जेजेपी हमें नुकसान दिलाएगी, इसका मतलब तो उनके मन में सबसे बड़ा खतरा कोई है तो वे जननायक जनता पार्टी है। लेकिन मैं तो ये नहीं मानता कि भूपेंद्र हुड्डा 10 साल मुख्यमंत्री रहने के बाद भी ये कॉन्फिडेंस रखते हैं कि वो जननायक जनता पार्टी की सीटों पर अपने विधायक जिता पाएंगे। मगर मैं ये जरूर कह सकता हूँ आने वाले भविष्य के अंदर ओल्ड रोहतक के अंदर चाबी का चुनाव चिन्ह विधायक जिता के लाएगा। लेकिन आपकी जो स्टेटमेंट है ना, जो आपने कहा कि रोहतक ऑफर हो रही थी, उसको अब एक अलग नैरेटिव दिया जा रहा है। कहा जा रहा है कि भाई यहाँ पे बीजेपी कमजोर थी या हार रही थी। राहुल जी, आप मुझे ये बताओ, मैं सांसद हिसार से रहा, चौधरी अजय सिंह चौटाला जी सांसद भिवानी से रहे, क्या हमारी प्राथमिकता वो 2 सीटें नहीं होनी चाहिए? और आज के दिन भी मैं आपको बताता हूँ, जब हम अलग हो गए और हम 10 सीटों पर लड़ने पे विचार कर रहे हैं तो क्या हम रोहतक छोड़ेंगे? क्या आप मनोहर लाल जी करनाल से लड़ रहे हैं उनको बाय देंगे? जब पॉलिटिकली आमने सामने खड़े हैं तो चुनाव भी लड़ा जाएगा और मजबूती से लड़ा जाएगा। लेकिन दुष्यंत जी, एनडीए की जो बैठक हुई, एकमात्र बैठक हुई और बड़ी उसकी कवरेज थी, सब देखना चाह रहे थे। हरियाणा से जो है अजय चौटाला जी और आप पहुंच गए उस बैठक में, आप गए और उसके बाद मंच शेयर किया आपने प्रधानमंत्री मोदी के साथ लगातार, और मीडिया में चला कि भाई एन मौके पे वीआईपी उसमें बदलाव किया गया, रेवाड़ी की रैली हो चाहे गुड़गांव की रैली हो, दुष्यंत चौटाला जी को जगह दी। प्रधानमंत्री जी के प्रोग्राम के अंदर एज प्रोटोकॉल भी मेरा रहना जरूरी है, और क्योंकि वो विभाग मेरे से कंसर्न्ड थे प्रोग्राम, तो भी मेरा रहना जरूरी है। क्योंकि रेलवेज पीडब्ल्यूडी देखता था, सड़कें एनएचएआई की कोऑर्डिनेशन पीडब्ल्यूडी देखता था, दोनों मेरे विभागों के प्रोग्राम थे। तो आप उस नाते से वहां गए थे? दोनों नाते हैं। आज के दिन अलायंस एक इशू था और पॉलिटिकल जो जिम्मेवारी दायित्व प्रदेश में मेरे पास था वो भी एक इशू था। लेकिन जब आप कहते हैं कि भाई सेंट्रल लीडरशिप से मुझे कभी कोई दिक्कत नहीं हुई, स्टेट में जो भी मंशा थी वो थी, और फिर आपका एनडीए की बैठकों में जाना है। मंशा थी ना थी, ये वर्ड मेरे मुंह पे मत डालो। मैं राहुल आपको एक चीज बताता हूँ, क्या आपके आंकलन से 4.5 साल की मेरी वर्किंग से हरियाणा प्रदेश आगे नहीं बढ़ा? आप उठाकर देखो, रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, मेरे से फॉर्मर मिनिस्टर जब थे, जब हरियाणा प्रदेश में 6,400 करोड़ रुपए की स्टैंप की हमारा रेवेन्यू था, इस साल 12,000 करोड़ हम पहुंच गए। 31 मार्च आने वाला है, आंकड़ा आते ही आपके साथ शेयर करूंगा, 15 दिन ही नायब जी के पास रहा होगा, डबल हो गया। एक्साइज है 6,100 करोड़ था, लास्ट ईयर हम 10,500 करोड़ पे पहुंचे थे, इस साल 11,000 प्लस जाएंगे। क्या वो डबल नहीं हुआ? आज के दिन एयरपोर्ट बनना प्रदेश में, अंबाला में एयरपोर्ट टर्मिनल बनना, हेली हब गुड़गांव में बनना, हमारे 5 एयर स्ट्रिप्स खाली पड़े थे, वहां पर 200 से ऊपर प्राइवेट में और 200 ही हिका में नए पायलट ट्रेन होना, ये क्या विजन हम नहीं दे पाए प्रदेश को? फार्मर्स की बात करो, मैंने किसान आंदोलन की सबसे बड़ी आग झेली और ढाल बनकर झेली। मुझे एक चीज तो बताओ, मैंने किसान का हरियाणा प्रदेश में कोई नुकसान किया? 14 फसलें देश में एमएसपी पर कोई खरीदने वाला एक प्रदेश है तो हरियाणा है। 1 लाख करोड़ रुपए से ऊपर डीबीटी के माध्यम से 4.5 साल में हम किसान के खाते में फसल खरीद का भेज पाए हैं। आज के दिन हरियाणा प्रदेश के किसान को फसल खराबे के चेक के इंतजार के नहीं, जो 1.5 2 साल में आया करते थे इतिहास में, 30 दिन के अंदर डीबीटी के माध्यम से उनके खाते में भेज दिए जाते हैं। आप जाओ किसी एक फार्मर से तो पूछो। 4 नेता हाय हाय करके दुष्यंत को बुरा कह देंगे, वो तो टीवी पे दिखाया अच्छा जाता है क्योंकि लोग देखना चाहते हैं बुराई। मगर कभी आप एक फार्मर से पूछ के आओ 70-80 साल के, जिसने अपना पूरा जीवन खेत में व्यतीत कर दिया, कि जब वो मंडी में ट्राली लेके आया करता था और ट्राली पे सोना पड़ता था, मेरे देखे में हम भी धरने करके आए, क्या पिछले 4 साल में आपके चैनल ने एक फार्मर को देखा है जो पूरी रात ट्राली पे सोया हो फसल बेचने के लिए? नहीं। एक छोटी चीज मैं इसमें ऐड करना चाहूंगा, ये जो बात आपने बोली, हमने देखा कि सरसों की प्रोक्योरमेंट में, मैं रेवाड़ी से आता हूँ, मैं रेवाड़ी मंडी का आपको उदाहरण दे रहा हूँ, वहां पर इस तरह की मिसमैनेजमेंट देखने को मिली। महेंद्रगढ़ में भी लंबी लंबी 2-2 3-3 किलोमीटर की लाइनें, और 2-2 3-3 दिन में लोगों का नंबर आया। सरसों बिकी, मैं ये मान रहा हूँ,
लेकिन इस तरह का देख जो आप कह रहे हैं ना कि इंतजार करना पड़ा, वो इंतजार हुआ। चलो मैं आपका धन्यवाद करूंगा, आपने सरसों का टॉपिक छेड़ दिया। हम्म। भूपेंद्र हुड्डा जी का राज भी रहा है, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी का भी राज रहा है, कभी सरसों की प्रिक्योरमेंट नहीं हुई। मनोहर लाल जी की फर्स्ट गवर्नमेंट में आखिरी साल में एक लिमिट सरसों की प्रिक्योरमेंट हुई। 4 सालों में सरसों की खरीद सरकारी तौर पर करी तो हमने करी। बाजरे की खरीद करी तो पिछली गवर्नमेंट के अंतिम में 600 करोड़ का बाजरा खरीदा गया, जो कोविड के अंदर हम बांट बेच भी नहीं पाए। मुर्गी के जो लोग थे जो स्टेट के अंदर लॉसेज में थे, उनको हमें ऑक्शन प्राइस पे देना पड़ा। अच्छा। हमने भावंतर भरपाई योजना करी, आप ओपन मार्केट में बेचिए ना, 400 रुपये 600 रुपये जो गैप बनता था हमने दिया। सूरजमुखी है, आज तक इंडिया में किसी प्रदेश में सूरजमुखी नहीं खरीदी गई, सिर्फ हरियाणा में हमने व्यवस्था बनाई कि सूरजमुखी एमएसपी पर खरीदी जाएगी। पिछले साल भी पंजाब के लोगों ने हरियाणा में धरना किया, पंजाब में 4200 थी, महाराष्ट्र में 3300 थी, हरियाणा में 6000 प्लस रेट पर सूरजमुखी खरीदी गई। मगर कभी भी ये कंपैरिजन को दिखाने का मादा नहीं रखता टीवी पर। चलिए, आप किसान आंदोलन का जिक्र कर रहे थे और आपने कहा कि मैंने उसको झेला भी है, आपने बात कही एक। तो उस समय मैं देखता था कि जैसे करनाल के बस्तौड़ा टोल पे मुझे याद है लाठीचार्ज हुआ, या पीपली में जब पहली रैली में लाठीचार्ज हुआ पिछली बार, आपने स्टेटमेंट दिया कि भाई ये नहीं होना चाहिए था, गलत हुआ। आपने करनाल में जो आदेश दिए गए कि सर फोड़ देना, उसके खिलाफ भी आप बोले। लेकिन दुष्यंत जी, इस बार जो हो रहा था, अंबाला शंभू बॉर्डर की अगर बात कर लें, खन्नौरी बॉर्डर की बात कर लें, जिस तरह का पुलिस की तरफ से किसानों के साथ बर्ताव किया गया, उसमें एक शुभकरण की मौत भी हुई, हालांकि वो जांच का विषय किस वजह से हुई है। इस बार आप चुप रहे। मैं चुप नहीं रहा। आपको ये लगता है कि कुरुक्षेत्र के पीपली के अंदर जब लाठियां चली तो क्या उस समय एक्शन नहीं लिया गया? लिया गया। इमीडिएटली एसपी को ट्रांसफर आउट किया गया, इंक्वायरी शुरू करी। जब एक एसडीएम लेवल के आईएएस ऑफिसर ने ये कहा कि गोली मार देना, क्या उसके खिलाफ चीफ सेक्रेटरी ने इंक्वायरी नहीं करी? और इस बार भी हर चीज टीवी पे आके बोली नहीं जाती। इस बार भी मैं खुश नहीं था वहां जो आंसू गैस चल रहे थे, छर्रे चल रहे थे। हाँ, जरूर एक और पर यह विजन था कि हरियाणा की लॉ एंड ऑर्डर व्यवस्था के लिए हम बॉर्डर को सील बैक करें। और आज आप राई चले जाओ, आप बहादुरगढ़ चले जाओ, आपको पता है हमारी इंडस्ट्री को कितना लॉस हुआ था? कम से कम 1.5 लाख करोड़ का लॉस था उस एक साल के अंदर। आज के दिन वो लॉस तो नहीं हुआ। प्रदेश का फार्मर अपनी फसल कटाई की ओर जा रहा है। मुझे नहीं लगता एक भी फार्मर को आज ये लगता हो कि भाई आगे उनकी फसल नहीं बिकेगी। मैं तो कल भी स्टेटमेंट दी है कि नायब सैनी जी के पास अब दायित्व है, ये जिम्मेवारी निभाएं, डिसाइड करे कि सरसों को एमएसपी पर खरीदना है या भावांतर भरपाई पर, और फैसला ले सरकार। अच्छा, आपने बार बार आप ये जिक्र करते हैं कि भाई 14 फसलों पे हमने प्रोक्योरमेंट किया, एमएसपी दिया, लेकिन एक जो लीगल गारंटी की मांग है, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि आपका पर्सनली क्या व्यू पॉइंट है? देखो, मैंने पीछे माननीय प्रधानमंत्री से भी जब मैं मिल के आए थे चर्चा करी थी। आज के दिन एग्रीकल्चर को समझना बहुत जरूरी है। एग्रीकल्चर इज अ स्टेट सब्जेक्ट। क्या उगाना है, कैसे उगाना है, क्या करना है, मगर प्राइसिंग इज इन द कॉन्करेंट लिस्ट। ओके। तो केंद्र तय करता है, स्टेट अडॉप्ट करती है। स्टेट करे ना करे, दैट इज अप टू द स्टेट। जब तक हम इसको लीगल फ्रेमवर्क में नहीं लाएंगे, ये जो बात कही जाती है अश्योरेंस की, ये चीजें पूरी नहीं हो पाएंगी। आप एमएसपी को लाना चाहते हैं तो आपको एग्रीकल्चर को भी कॉन्करेंट लिस्ट में लाना पड़ेगा। अभी केंद्र और स्टेट मिलकर तय करे कि हम क्या आने वाले भविष्य में डिमांड्स देखते हैं 2 साल 3 साल के बाद क्रॉप्स की, और फार्मर्स को गाइड करें। आज के दिन मैं अमेरिका 4 साल पढ़ा था, मैंने देखा वहाँ एक समय आ गया था गेहूं इतना ज़्यादा हो गया था कि गेहूं को समुद्र में बहाना पड़ा, क्योंकि दुनिया में भी गेहूं की डिमांड नहीं थी। फिर उनने मक्का लगाना शुरू कर दिया,
और उसके बाद फिर उनने और क्रॉप्स के ऊपर बेनिफिट्स देने शुरू कर दिए। जब तक हम फ्यूचर प्लानिंग नहीं करेंगे फार्मिंग की, और फार्मिंग के साथ साथ प्राइस एश्योरेंस और सब्सिडी ये फार्मर को नहीं देंगे, ये चीज कभी भी बंद नहीं होगी। जब तक कॉन्करेंट लिस्ट में एग्रीकल्चर को ना लाया जाए और एक मॉडल एक्ट ना बनाया जाए जिसके ऊपर एमएसपी जो है, ये सारी चीजें एक्ट के माध्यम से संचालित होगी। स्टेट्स को भी आप गाइड करोगे कि हाँ, इस साल हम आपसे एमएसपी पर इतनी गेहूं लेंगे, इतनी हम आपसे सरसों लेंगे, और ये 4 और ऑयल सीड्स हैं जिसको आपकी स्टेट्स में आप उगा सकते हो, ये लेंगे। तो फिर स्टेट्स भी तो फोर्स ही करेगी ना। मैंने देखना है कि सरसों मेरे 10 जिलों में होती है, मगर उन जिलों के अंदर मैं ऑल्टरनेटिव क्रॉप तेलन की ले सकता हूं, तो मैं लूंगा ना। वो प्लानिंग, वो विजन आज बहुत जरूरी है। और मैंने तो इसके ऊपर कई बार पीयूष गोयल जी, क्योंकि वो भी फूड सप्लाईज देखते थे, और उसके साथ मैंने प्रधानमंत्री को भी कही, और देखते हैं, उम्मीद है क्या पता आने वाले भविष्य में हम मनवा भी पाए। अच्छा, ये जो आपका अलायंस टूटा, मैं अमित शाह जी के बयान का जिक्र करूंगा। वो इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में आए, उन्होंने कहा कि हमारा कोई मतभेद नहीं है, बस हमारा सीटों पे जो है वो नहीं बन पाया। तो अलायंस में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो सीट शेयरिंग ही तो है। आज के दिन राजनीतिक तौर पर किसी भी स्टेट में कोई अलायंस टूटा मैंने तो ऐसा नहीं देखा जहां जूते पड़े हो, गोलियां चली हो। 2 ही तरह से अलायंस टूटते हैं, या तो संगठन टूट जाए, और दूसरा है सीट शेयरिंग ना प्रॉपर हो। और मुझे लगता है कि हमारे लिए भी एज अ ऑर्गेनाइजेशन 0 सीट्स पे खड़ा होना, या वोट शेयर जो हमारा था वो रिटेन ना करना, ये बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है। कैडर भी तो कमजोर होता है। और वहीं दूसरी ओर पर भारतीय जनता पार्टी के लिए भी है कि उनके नंबर्स हैं, वो अपने नंबर्स भी कम होते नहीं देखना चाहते। अच्छा, ये मैं ये कह रहा हूँ कि आपने 2 सीटें आप कह रहे हैं कि हिसार भिवानी पे हमारा क्लेम बनता था, क्योंकि पहले आप सांसद रहे और आपके पिताजी भिवानी से सांसद रहे, और एनडीए के कुंबे में आप शामिल थे। उधर देखे तो बीजेपी हाईकमान से आपकी बड़ी अच्छी ट्यूनिंग रही है। दुष्यंत जी, क्यों नहीं बात सिरे चढ़ पाई? मतलब क्या कारण मानते हैं? ये परिस्थितियां होती है राजनीतिक तौर पर, सिरे क्यों नहीं चढ़ पाई, क्या उनका व्यू था, वो तो वो बेटर बता सकते हैं। मैं ये मानता हूं कि आज मैं अतीत के ऊपर सोचता रह जाऊं तो आगे नहीं बढ़ा जाएगा। मेरा टारगेट ये है कि 7 लाख को 20 लाख प्लस ले जाऊं, हमारी रिप्रेजेंटेशन पार्लियामेंट में पार्टी की पहुंचे, और आगे विधानसभा में हम 46 का आंकड़ा छूने का काम करें कि प्रदेश के अंदर हमारी पूर्ण सरकार बने। बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो अब हमारे विजन के अंदर ऐड होंगी, अब आने वाले समय में आप सुनोगे, जिनको हम अचीव करना चाहेंगे। और हरियाणा के अंदर जितना हम अचीव करवा पाए हैं, मेरे साथ 5 और डिप्टी सीएम रहे हैं हरियाणा प्रदेश में, कभी आपको नाम भी याद है उन 5 के? काम किया है। अगर मैंने काम किया है तो काम बोलेगा। आज पब्लिक के बीच में तो हम वो काम लेके ही जाएंगे ना। आज 4 साल के अंदर 20,000 किलोमीटर का रोड नेटवर्क दुरुस्त करना, क्या ये टास्क बहुत अच्छी तरह नहीं निभाया मैंने? और इस साल भी नया मिनिस्टर आए, वो टेंडर कैंसिल ना करे, 9,000 किलोमीटर हमने ऑलरेडी अप्रूव करे हुए। 29,000 किलोमीटर तो स्टेट फंड से सड़कें, उसके बाद नेशनल हाईवेज, NHAI, एक्सप्रेसवेज, जो प्रदेश को विजन दिया है। इतना सा प्रदेश है, फिर भी कहीं आप कमी तो ढूंढ के बताओ कि ये रह गया सड़कों के अंदर। आप जहाज की बात सुनते थे, अभी मेरी उम्र के हो, कभी हरियाणा में एयरपोर्ट, और एक साथ 2 एयरपोर्ट और 4 अलग जगह फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑपरेटर्स को, FTOs को चलाना, ये विजन के साथ ही तो ऐड हुआ है। हेली हब कौन सोचता था? माने प्रधानमंत्री ने 5 हेली हब अनाउंस करे, उत्तराखंड का किया, बंगाल में किया, मुंबई जुहू में किया। मैंने अड़के, मैं गया, मिला, ज्योतिरादित्य जी से मिला, हमने 30 एकड़ के अंदर गुड़गांव को एक अपॉर्चुनिटी देखी कि दिल्ली IGI के अंदर हेलीकॉप्टर खड़े होते हैं। आज 13 किलोमीटर दूर अगर हम हेली हब बना देंगे तो IGI जहाज का रह जाएगा, और हेली हब हमारा जो होगा वो हेलीकॉप्टरों का एयरपोर्ट हो जाएगा। मगर गुड़गांव से हेलीकॉप्टर उड़ेगा
तो 2-2.5 घंटे की फ्लाइंग के अंदर जितने इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। हमारे जितने धाम पड़ते हैं, उत्तरकाशी हो, केदारनाथ, बद्रीनाथ हो, आज हमारे वहाँ से फ्लाइंग करके शिमला जाना हो, 2-2 घंटे की हेलीकॉप्टर फ्लाइंग में ये सारी डेस्टिनेशन टूरिस्ट और रिलीजियस आ जाती है। सालासर जी जाना हो, आपको वृंदावन जाना हो, ये प्लानिंग का पार्ट था। हरियाणा प्रदेश के अंदर अब हमने चिन्हित की थी, हम जिले वाइज भी हेलीपैड्स बनाएंगे जहाँ एयर एम्बुलेंसेज सर्विसेज और ये सारी फैसिलिटीज को हम जोड़ पाएंगे। ये कैसे हो पा रहा था? विजन नहीं था। अच्छा, ये सियासी जो फेरबदल हुआ, आप कह रहे हैं कि विजन था, सब चीजें सही चल रही थी, आपको कोई अंदेशा था कि एक रातों रात सिस्टम पलट गया? पॉलिटिकल अलायंस में अंदेशा तो आपको हमेशा रखना पड़ता है। अच्छा। मगर मुझे ये अंदेशा नहीं था कि अलायंस से मैं बाहर जाऊंगा तो बेचारे मनोहर लाल जी भी जाएंगे। उनकी भी कुर्सी चली गई आपके अब साथ। मैं तो खुद, मेरे को भी शौक लगा कि इतना बड़ा बदलाव किया जाएगा, उसके ऊपर तो बीजेपी लीडरशिप बताए क्यों निर्णय लिया। अच्छा, आपका एक रैली में एक वक्तव्य और बड़ा चर्चा का विषय है। आपने कहा कि मोदी जी जिसकी तारीफ करते हैं, और आपने एक बात कही, उन्होंने कहा मेरी भी तारीफ करी थी लेकिन मैंने 4.5 साल बिता लिए। आपने फरीदाबाद और गुड़गांव का जिक्र किया। बहुत से लोग ना उस मैसेज को इंटरप्रेट करना चाह रहे हैं, आप किसकी बात कर रहे थे? कृष्णपाल गुर्जर जी की, राविंदर अभी जी आप की? आगे देखिए ना, अच्छा, अभी तो समय है। तो आपको लगता है कि उन दो नेताओं को टारगेट किया जाएगा? टारगेट क्या टारगेट है, ये तो पॉलिटिकल भाषण होते हैं और इनके मैसेज बहुत बड़े होते हैं। वही, क्योंकि बहुत से लोगों के फोन आए कि दुष्यंत जी किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर, ये दो ही नेताओं के नाम सामने आ रहे हैं। और अभी का जो मंत्रिमंडल, आपको लगता है, क्योंकि राविंदर जी सिंह की चर्चा हो रही है कि भाई उनके व्यक्ति को हटा के अभय सिंह जी जो उनके विरोधी, उनको चलो, मंत्री बना दिया। अब आप राजनीतिक परिभाषा को समझकर और किस डायरेक्शन में ले, वो तो आपकी बुद्धि है। अच्छा, चलिए, मैं ये जानना चाह रहा हूँ आपसे कि अब आप अलायंस से बाहर आ गए हैं, आपके ऊपर आरोप लग रहे हैं कि आप चुनाव लड़ेंगे तो आप वोट काट देंगे, है ना, इस तरह की बातें चल रही हैं। दीपेंद्र हुड्डा, जिस दिन आपका अलायंस टूटा उसी दिन से उन्होंने अपने उस ट्वीट को भी पिन कर लिया जिसमें उन्होंने सिरसा रैली में कहा कि भाई इनके बीच समझौता तोड़ने का भी समझौता हो गया, जाके अलग अलग लड़ेंगे, वोट काटेंगे। मैं एक चीज हुड्डा परिवार के लिए कह सकता हूं, 2011 का इतिहास उठा ले, वो कुलदीप बिश्नोई अजका से चुनाव लड़ रहे थे, भूपेंद्र हुड्डा स्पेशली आए जिंदल हाउस। भूपेंद्र हुड्डा के साथ उस समय जिंदल परिवार के सदस्य भी थे, कुलदीप बिश्नोई भी थे, चौधरी रंजीत सिंह भी थे, जयप्रकाश भी थे। सब ने पैक्ट किया कि डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी को हराया जाए उपचुनाव में। 6000 वोटों से हारे। मैं चुनाव लड़ा जब भी यही प्लानिंग करेगी लोकसभा के अंदर। हमें तो इतिहास के अंदर वाक्य पता है। भूपेंद्र हुड्डा जी ये तो बताए, दिग्विजय तो 60,000 वोट लेके गया था, 2 लाख से ऊपर वोटों से हारे थे। पैक्ट किस चीज का था? जब भी यही बात कहा करते थे। और ये तो उनके नवाब की घबराहट है कि वो पिन करके भी ये बताना चाहते हैं जनता को। अरे मेरे को पिन करने की जरूरत नहीं, मेरे से कभी पूछ लो, और उनके कुनबे का इतिहास बता दूंगा मैं कि कब कब उनने पॉलिटिकल कॉम्प्रोमाइजेस करे हैं, पॉलिटिकल सैक्रिफाइसेस लोगों के करे हैं। हमने तो आज तक कोई एक वाक्य नहीं बता सकता कि पॉलिटिकल कॉम्प्रोमाइज जननायक जनता पार्टी के निर्माण के बाद करे हो। अलायंस किया था, उस पर भी उनको दुख था, और मैंने बताया किस विजन के साथ किया था और अचीव भी किया है वो विजन। मगर विपक्ष के नेता तो वो थे, वो तो बताए हमारी कमियां। आज भी उनकी ये घबराहट है मैं चुनाव लड़ूंगा। अरे चुनाव लड़ना हर पॉलिटिकल पार्टी का डेमोक्रेसी में अधिकार है। और मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। मैं पीछे बैठ के ले रहा था, तो पूर्व विधायक हमारे राजदीप फोगाट जी, तो भिवानी लोकसभा की जब बैठक ली तो राजदीप जी ने सबके बीच में खड़ा होकर कहा कि जी आप तो किसान है, किसान खेती करता है, पेस्ट अटैक हो जाता है, बाढ़ आ जाती है, इस तरह की कोई घटनाक्रम हो जाता है तो किसान क्या खेती छोड़ देता है? हम तो पॉलिटिकल पार्टी हैं, हमारी 5 साल की खेती तो हमारे वोट शेयर को बढ़ाना है। तो उन्हें उदाहरण दिया, कहते जी पाकिस्तान से टीडी आती है और वो टीडी दिल्ली यूपी तक जाती है, हरियाणा को भी तो घूम के जाती है।
कभी इतिहास में कहीं देखा गया है कि टीडी अटैक हो जाए तो खेती छोड़ दी जाती है? नहीं छोड़ी जाती। और मैंने फील किया, बाढ़ आई 12 जिलों के अंदर, मैंने पहली बार हरियाणा के इतिहास में उसको बाढ़ डिक्लेयर किया। बाढ़ जब आई तो मैंने फार्मर से एक चीज सीखी कि जैसे ही पानी कम हुआ उसने पनीरी उठाई, जहां जीरी बह गई थी वहां जीरी दोबारा लगा दी और डेढ़ा फॉल आया, उसको 1.5 गुना फॉल आया। आज के दिन क्या ये अलायंस टूटने से हम घर बैठ जाएं? क्योंकि हुड्डा साहब ये कह रहे हैं अरे हमारे लिए तो खेती यही है और मेहनत कर लेंगे। आप मेरे जिस ट्वीट की बात कर रहे थे, गांव गांव गली गली हांड लेंगे। और मैं ये मानता हूं चौधरी देवीलाल ने 70 साल की राजनीति में 7 साल राज नहीं किया, संघर्ष किया। यही तो काम है। किसके लिए कर रहे हैं? हरियाणा की जनता के लिए कर रहे हैं, हरियाणा के उद्धार के लिए कर रहे हैं। सत्ता पक्ष विपक्ष ये कोई किसी की बापोती चीज नहीं है कि ये रहेगी इसके साथ परमानेंट। ये तो मेहनत करोगे, लोग आपको देखेंगे, आपके विजन को देखेंगे, जिताएंगे, आगे बढ़ाएंगे। मेहनत नहीं करोगे तो लोग किसी और को अपॉर्चुनिटी दे देंगे। अच्छा, आपने किसान और खेती की बात की, लेकिन दुष्यंत जी सवाल ये उठता है कि प्रीडोमिनेंटली एक जो जाट वोट बैंक है वो आपकी पार्टी का सबसे बड़ा वोट बैंक बताया जाता है, गिनाया जाता है। और अभी जो सिनेरियोज हुए, चाहे महिला पहलवानों का आंदोलन हो, चाहे किसानों का आंदोलन हो, आपको नहीं लगता कि उस वोट बैंक में डेंट आया? मैं आपको टोकूंगा इस बात में जी। मैं देख रहा हूं एक नरेटिव सेट हो रखा है जाट वोट बैंक का जी। मैं 35 साल का हूं, मैंने आपसे आके भी नहीं पूछा आपकी कास्ट क्या है। और मैं तो चाहता हूं कल पॉलिटिकली आप मेरे वोटर बनो। आज 70% वोटर जो है 55 साल से छोटा है। इलेक्शन कमीशन ने आंकड़ा दिया है 18-19 साल की एज ग्रुप में 1.5% 2% वोटर है। मैं तो उसके लिए लड़ाई लड़ूंगा ना। अच्छा। आप किसी बीपीओ में, किसी आईटी की कंपनी में जाके किसी की कास्ट पूछ के तो दिखा दो। इससे बाहर निकलना पड़ेगा। मैं 35 साल का हूं, अगर मैं वही सोच लेके बैठा रहूंगा तो मैं यही खत्म हो जाऊंगा। मैंने 50% रिजर्वेशन महिलाओं को पंचायती राज में दी। क्या वो कास्ट स्पेसिफिक थी? सड़कें बनी 20,000 किलोमीटर, क्या वहां देखा गया कि ये जाति यूज करेगी? मगर ये नैरेटिव मैंने देखा है कि कहीं ना कहीं सेट किया जा रहा है कि हमें एक अलाइनमेंट दे दी जाए। मगर मैं चाहूंगा, मेरा विदेश का भी पढ़ाई का एक्सपीरियंस है, आज भी पढ़ रहा हूं, मैंने तो कभी किसी को सुना नहीं कि ये इस जाति का है, इस जाति का है, इस जाति का है। हाँ, मेरा विजन ये है जो 55 साल से छोटा है, आज उसके लिए अपॉर्चुनिटीज बढ़ाई कैसे जाए। जो एजिंग पॉपुलेशन है उसको बेटर फैसिलिटेशन कैसे दी जाए। मैं तो एक विजन ये भी रखता था कि 50, 60, 70, 80, 90, 100। मैं तो मनोहर लाल जी को एक दिन कहा था, मैं कि 5100 ऐसे ही कर दो, इनकी 3000 कर दो, 3500 कर दो, 4000 कर दो, 4500 कर दो, 100 साल से ऊपर वालों को भी 5100 दे दो। मेरे लिए तो वो बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। अच्छा, एक चीज मैं ये भी, क्योंकि हम जब न्यूज रूम में थे ना तो इस चीज का एक बड़ा जिक्र, मेरे एक साथी हैं यूपी से, उन्होंने सवाल किया, बोला यार तुम्हारे यहाँ बुढ़ापा पेंशन ऐसा कितना बड़ा मुद्दा है कि दुष्यंत चौटाला ने कहा कि भाई 5100 पेंशन कर दो, मुझे लोकसभा की सीटें नहीं चाहिए, कोई बात। बहुत बड़ा इशू है। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ, आप एक बार उसको एक्सप्लेन करें। आज 28 लाख से ऊपर लोग 60 साल से ऊपर के हैं जो ओल्ड एज पेंशन लेते हैं, और उनके सम्मान की बात है। मैं आपको आपके घर का उदाहरण दूंगा, कभी जाके चेक करना। जो 60 साल से ऊपर के मेंबर्स हैं वो अधिकतम हरियाणा प्रदेश के अंदर अपने बच्चों के नाम जमीन जायदाद कर देते हैं। और उसके लिए हमें सीनियर सिटीजन एक्ट लाना पड़ा था कि उनकी जमीन जायदाद अगर वो कल बच्चे उनकी टेक केयर ना करें तो वापिस ले पाए। ये चौधरी देवीलाल जी का विजन था कि जब एक 60 साल से ऊपर वाले ने अपने सारे रिसोर्सेज बच्चों को दे दिए, उसके पास खुद का रिसोर्स नहीं रहता। और कई बार पोते पोती नाती नातन घर आ जाते हैं, 5 रुपए, कोई बेटी घर आ गई, उसको 10 रुपए देने पड़ते थे, तो 100 रुपए उसके पास उसकी सोशल सिक्योरिटी थी। और आज वो 3000 होगी। और मैं तो चाहता हूँ ये 3000 5100 हो, और कई लोग तो इसको 6100, 7500, मैं कहता हूँ भगवान करे 21,000 भी किसी दिन हम कर पाए। बट इट इज अ सोशल सिक्योरिटी फॉर द पीपल हु हैव सर्व्ड द स्टेट फॉर 60 years।
आप न्यू पेंशन ओल्ड पेंशन की तो बात करते हो, मुझे ये तो बताओ कि ओल्ड एज पेंशन क्यों इतना बड़ा अपराध सबको लगता है। आज हम एक एम्प्लॉय को हरियाणा प्रदेश के लिए सेवा करते हुए 14% स्टेट शेयर तो देते हैं। उस 14% के कंपैरिजन में तो ऊंट के मुंह में जीरे बराबर है। 1000 रुपये बढ़ाने का मतलब है 380 करोड़ बढ़ाना, 2000 बढ़ा देते 760 करोड़ हो जाता। इतना बड़ा बर्डन था कि हम और योजनाओं में तो 2-3 हजार करोड़ बढ़ा देते हैं और इधर हमें 760 करोड़ बढ़ाने में दिक्कत थी। चलिए, आप एक एक्ट लेकर आए थे बीच में और आपने लगातार उसको बड़ा प्रोपोगेट किया। आपका विजन भी था कि 75% आरक्षण प्राइवेट नौकरियों में हरियाणा के युवाओं को दें। हालांकि बाद में कोर्ट से स्टे लगा, वो अभी भी केस है और राजनीतिक गलियारे में चर्चा हुई कि आपके इस विजन पे बीजेपी ही आपके साथ नहीं थी। देखिए, कौन साथ था कौन नहीं था, मेरा विजन तो क्लियर था। मैं तो चाह रहा था कि आज आप 3 एक चैनल से आए हो जो हरियाणा के लिए बना है, तो आप 3 में से 2 लोग तो हरियाणा के हो, लोकल एम्प्लॉयमेंट के अवसर मिले और मैं आज उस पर अटल हूं, पीछे नहीं हट रहा। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में रेगुलर हेयरिंग की तारीख तय कर दी, जुलाई महीने में है। अब की हरियाणा सरकार भी उसको मॉनिटर करेगी, जो इंडस्ट्रियल एसोसिएशन पार्टी थे वो भी मॉनिटर करेंगे और हम भी अपनी ओर से, ऑर्गेनाइजेशन की ओर से इसमें अब पार्टी बनेगी कि हम इसका पक्ष रख पाए। जो मिसअंडरस्टैंडिंग हाई कोर्ट में रही है, वो जजमेंट मैंने देखी, उस जजमेंट में आर्टिकल 15, आर्टिकल 19 की वॉयलेशन कहेगी, जो कि सरेआम गलत रिएट्रेट करेगी। इतनी लीगल नॉलेज मेरे को भी है कि आर्टिकल 15 कहता है गवर्नमेंट जॉब के अंदर आप रिजर्वेशन नहीं ला सकते, दिस वाज प्राइवेट जॉब। और प्राइवेट जॉब के अंदर आज भी HSIDC अगर एक प्लॉट अलॉट करता है, या पुराने टाइम पे इंडस्ट्री डिपार्टमेंट ने HSVP ने अलॉट किया था, उसके भी एक क्लॉज 14 में लिखा हुआ है कि 75% लोकल एम्प्लॉयमेंट दोगे। लेकिन वो होता नहीं, फॉलो बैक नहीं करता, क्योंकि पीनल एक्शन के लिए कोई प्रोविजन नहीं थे। हमने पीनल एक्शन बनाए हैं, लेकिन अक्सर इस तरह के कानून बनाने से ना लोग डरते हैं दुष्यंत जी, की इंडस्ट्रियलिस्ट का प्रेशर है, ये है वो अरे है। भाई, कौन सा मैं इंडस्ट्रियलिस्ट हूँ? मेरे को हरियाणा के युवा के लिए लड़ाई लड़नी है, लड़ूंगा। और इंडस्ट्रियलिस्ट ये विजन रखते थे, मेरी भी उनके साथ कई दौर की चर्चा हुई कि जी ये तो मोनोपोलाइजेशन हो जाएगी। हमने लिख दिया 1 जिले से 10% से ज़्यादा नहीं होंगे। उनसे चर्चा हुई और उनने जिस पॉइंट में चर्चा में सहमति दिखाई, हमने वो एक्ट में प्रोविजन डाल के विधानसभा में पास किया। आप लागू करवा के रहेंगे इसको? बिल्कुल करेंगे। अच्छा, ये गठबंधन टूट गया, नई सरकार बन गई, उसके बाद आपकी एक मुलाकात होती है पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से। अब लोग उस बात को सामने ले आते हैं कि भाई 2 सियासतदान मिल रहे हैं तो सियासत की कोई बातें तो हुई होगी। मैं आपको एक चीज़ बड़े अच्छी तरीके से बता दूं, और प्रेस कॉन्फ्रेंसेज में भी मैंने कहा है, मेरे माँ बाप ने इतने तो मुझे संस्कार दिए कि बड़ों का सम्मान करो। मनोहर लाल जी 70 साल के, मैं 35 का। मैंने कभी भी उनके साथ लड़ाई नहीं लड़ी, उनसे सीखा भी है, उनके साथ अड़ के काम करवाया भी है और हमेशा एक फ्रूटफुल वर्किंग रही है। आज वो उस पद पे नहीं है, मैं उस पद पे नहीं हूँ। अगर वो मेरे को बर्खास्त करते तो मैं जरूर, मेरे मन में ये होता कि मेरे से डिस्कशन बिना ये निर्णय ले लिया। उनने इस्तीफा दिया, मेरा इस्तीफा ऑटोमेटिकली हो गया। मैं चंडीगढ़ आया हुआ था, उनका संदेश आया, मैं चला गया और मैंने जाके सिर्फ उनका आभार प्रकट किया कि आपने मुझे 4.5 साल में गवर्नमेंट वर्किंग में बहुत सहयोग दिया है। मैं सीखा भी हूँ और मुझे लगता है मैं कुछ ना कुछ आपके वर्किंग के अंदर फायदा ही दे पाया और मैं धन्यवाद करके आ गया। क्या ये संस्कार से अलग कोई चीज है? आप ये सोचते हो मैं करनाल में लोकसभा कैंडिडेट नहीं खड़ा करूंगा? कल करनाल लोकसभा की बैठक थी, सबने कहा है कि मजबूत कैंडिडेट खड़े करना। उनकी हार जीत जो है वो उनके संगठन की सोच है, हमारी वर्किंग है, हम जीते उस सीट को और हम उस हिसाब से काम करेंगे। अच्छा, लोकसभा चुनावों की मैं देख रहा हूँ, आप कार्यकर्ताओं के अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों की लगातार बैठक ले रहे हैं। 10 के 10 कैंडिडेट लड़ेंगे या इस तरह कोई डिसीजन होगा? एक ओवरऑल व्यू पॉइंट यही है जी कि वी शुड नॉट लीव एनी लोकसभा,
कि कल हमारा कैडर किसी और के साथ ना शिफ्ट हो जाए। और अब 90 विधानसभाओं के ऊपर बैठकें शुरू हो चुकी है, लगभग 30 की रिपोर्ट भी हमारे पास आ चुकी है। और मैं मानता हूँ कि जैसे ही 90 की व्यू पॉइंट आ जाएगा, जो पीएसी है राष्ट्रीय अध्यक्ष की नेतृत्व में, उसमें वो रिपोर्ट रखेंगे और जैसे पीएसी निर्णय लेगी आगे की कार्रवाई उस प्रकार से चलाएंगे। जी। अच्छा, ये जो मुख्यमंत्री बदले हैं और नए मुख्यमंत्री नायब सैनी आए हैं, इसको बीजेपी के जो लोग हैं वो इस तरीके से प्रसारित कर रहे हैं कि भाई ये एक ओबीसी कार्ड है और ओबीसी वोट बैंक पर बीजेपी नजर रखना चाहती। मीडिया ने भी इसको ऐसे ही दिखाया दुष्यंत जी कि एंटी जाट वोट बैंक को बीजेपी क्लब करके रखना चाहती है, इसलिए बदलाव किया गया है। चलो, आप मीडिया वाले कल ये दिखाने लग जाओ भी दुष्यंत 35 का है और ये 60 से ऊपर के हैं, युवा सरकार बनाओगे तो मेरे फायदा हो जाएगा। अच्छा, ये तो पॉलिटिकल व्यू पॉइंट है, आप किस तरफ ले जाना चाहते हैं। आप कैसे देखते हैं? एक जिम्मेवारी दी है, अभी तो मात्र जुम्मा 8 दिन हुए और 8 दिन की वर्किंग के अंदर मुझे तो कोई ऑफिशियल वर्किंग दिखी नहीं। अभी तो संगठनक वर्किंग चल रही है, अब ऑफिशियल वर्किंग आने दो। कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ है, ज़्यादा कुछ कर भी नहीं पाएंगे अगले 3 महीने, तो उसके बाद ही 3 महीने बचते हैं। तो जब भी मैं इस पर टिप्पणी कर पाऊंगा कि वो कितना इफेक्टिव मुख्यमंत्री बने हैं, कितने इनइफेक्टिव। मगर हाँ, पॉलिटिकल वर्किंग से ये बोल देता हूँ कि बीजेपी के 10 सांसद थे, अगर बीजेपी का एक भी कम होता है तो इनका फेलियर होगा। ओके। अच्छा, एक सुपर सीएम वाली बात निकल के सामने आ रही है, और वो जो आप रविदास मंदिर का जिक्र कर रहे थे, उसका भूमि पूजन हुआ, उसका एक बोर्ड लगा, उसमें पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी का नाम, उसके नीचे वर्तमान मुख्यमंत्री का नाम। चलो, वो सम्मान नए ने पुराने को दिया, पुराने की करी घोषणा थी, नया चला गया, वो अलग चीज है। अच्छा, मगर अभी तो 8 दिनों में तो मुझे कहीं दिखा नहीं कि मनोहर लाल जी ने नायब जी को छोड़ा हो। वर्किंग करने दीजिए, कौन सुपर है, कौन मॉनिटर्ड सीएम है, उसके ऊपर बहुत अर्ली होगा आज मैं कोई टिप्पणी कर पाऊँ। अभी तो उनके पास अवसर मिला है और 1 हफ्ता बहुत छोटा पीरियड होता है। आपके टेन्योर में कई तरह की एलिगेशंस आप पे लगे, उसमें चाहे सदन में जिक्र होता था धान घोटाले का, रजिस्ट्री घोटाले का, शराब घोटाले का, ये 3-4 नाम तो बार बार विपक्षी लेते हैं। मैं तो कह रहे हैं कि एसआईटी की कोई जांच ही नहीं हुई, रिपोर्ट ही नहीं। एक चीज आपको बोल दूं, 4 साल में जो आरोप लगे उस सदन में उन आरोपों का बड़े अच्छा फैक्चुअल जवाब मैंने दिया है। मुझे बारी बारी देने की जरूरत नहीं है। ऑफिशियल गवर्नमेंट रिकॉर्ड है, कभी निकाल के देख लो। और मैं ये मानता हूं अगर हुआ होता तो क्या 6100, 10,500 4 साल में पहुंचता? आप खुद बता दो। इतनी तो नंबर्स आप भी जानते हो कि अगर स्कैम होता है तो आंकड़े गिरते हैं, दुगने नहीं होते। अच्छा दुष्यंत जी, आपने सरकार चलाई 4.5 साल, यूथ पे आपका हमेशा फोकस रहा, लेकिन इस सरकार में बार बार सीएमआई का डेटा कोट किया गया और कहा गया कि बेरोजगारी हरियाणा में देश में सबसे ज्यादा है, और हमने देखा कि अलग अलग भर्तियों के पेपर भी कई बार लीक हुए, कैंसिल भी हुए, कोर्ट में भी भर्तियां चली गई। तो आपको लगता है कि आप सेटिस्फाई कर पाए यूथ को? देखिए, भर्तियों के पॉइंट पे मैंने हमेशा कहा है, डे 1 से कहता हूँ और आज भी कहता हूँ, ये स्टाफ सिलेक्शन में पब्लिक सर्विस कमीशन का फेलियर रहा है कि जिस अमाउंट में जॉब्स निकालने चाहिए थे और जिस हिसाब से वैकेंसीज फुलफिल करनी चाहिए थी वो फेल रही हैं। अब मुझे नहीं पता उस फेलियर के कारण चेयरमैन ने इस्तीफा दिया है या कोई और रीज़न है। हाँ, 2 इश्यूज रहे जहाँ फाइनेंशियल मोबिलिटी भी पकड़ी गई, पेपर लीक के ऊपर भी कार्रवाई हमने करी समय अनुसार जितनी हो सकती थी। वो जो इश्यूज हैं वो एक गंभीर इशू है। मगर अनएम्प्लॉयमेंट आप सीएमआई के डाटा पढ़ो और कह दो भी प्राइवेट सेक्टर में है। जब 40,000 करोड़ का हम निवेश ही ले आए प्रदेश में तो अनएम्प्लॉयमेंट कैसे बढ़ गई? मारुति की फैक्ट्री बन रही है, कभी खरखोदा कैमरा लेके जाना, 800 एकड़ में। मुझे पता है मैं मारुति को कैसे इन्फ्लुएंस करके ला पाया हूं, जो गुजरात जाने को तैयार थी, और 100 एकड़ में वहां सुजुकी आ रही है। 900 एकड़ में वर्ल्ड का सबसे बड़ा सिंगल हेड ऑटोमोटिव मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बन रहा है जो 10 लाख गाड़ियां मैन्युफैक्चर करेगा 1 साल के अंदर। क्या वो आज भी वहां अनएम्प्लॉयमेंट है? लेबर लगी हुई है, इंजीनियर्स लगे हुए हैं।
मैं तो CMI वाले को कहता हूँ खरखोदा का सर्वे कर लो। हाँ जरूर कोविड का टाइम आया था, कोविड के टाइम पे इंडस्ट्री बंद हुई थी, हमें 3 महीनों का डिप दिखा था। उसके बाद एक IT सेक्टर में एक इन्वायरमेंट शुरू हो गया, वर्क फ्रॉम होम। तो जो लोग नोएडा से गाड़ियों में आते थे BPOs में ITES सर्विसेज के लिए, वो लोग नोएडा बैठे काम करने लगे। सस्ती हाउसिंग थी, गुड़गांव महंगा है। मगर ओवर 2 इयर्स अब अगर आप उठाओ तो गुड़गांव में कोई एक ऑफिस खाली नहीं है। इट हैज बिकम एज नॉर्मल एज बिफोर कोविड। और बल्कि डेली नए टावर्स कंस्ट्रक्ट हो रहे हैं, नई कंपनीज आ रही है। 2019 में हमारे पास 250 से कम फॉर्च्यून 500 कंपनीज थी, आज 400 है। उनके ऑफिसेज हैं हमारे पास। ये कैसे हो रहा है यार? हम कर पाए ना, मोटिवेट कर पाए, वो सिक्योरिटी दे पाए, उनको विश्वास दे पाए कि तुम हरियाणा में आओगे तो तरक्की करोगे। केंद्र की एक योजना का जिक्र करूंगा खासकर, क्योंकि अब आप लगातार ये कह रहे हैं कि भाई जब साथ थे तो कुछ मजबूरियां भी थी, अब तो और भी खुले हो गए हैं, अब अपनी चीज अपने हिसाब से कर सकते हैं। अग्निपथ योजना की मैं बात कर रहा हूँ, आपके हिसाब से क्या ये योजना सही है? क्योंकि बहुत आलोचना इसकी बहुत अर्ली है इसको कहना। आलोचना कांग्रेस कर रही है, पक्ष बीजेपी कर रही है। आज के दिन मेरी कभी असलियत में कोई इस योजना के तहत अग्निवीर बन के गया हो, उससे चर्चा नहीं हुई। अच्छा, मैं चाहूँगा कि आर्म फोर्सेस के लोग इस पे बेहतर विवरण दे पाएंगे। कोई पुराना रिटायर्ड ऑफिसर हो या कोई इस योजना के अंदर 2 साल 3 साल लगा के वापिस आया हो। ऐसे तो इजराइल के अंदर मैंडेटरी मिलिट्री सर्विस है। आपने देखा होगा कि इजराइल और गाजा का युद्ध हुआ, सबको बुला लिया। कोई प्राइवेट सेक्टर में था, कोई छुट्टी बनाने गया हुआ था, सब वापिस आके बंदूक उठा के चले गए ना जंग के। देश सुरक्षा के अंदर आज हमें वो मोटिवेशन भी चाहिए। मगर रिजल्ट किसी योजना के इम्प्लीमेंटेशन के 5-7 साल बाद आएगा, जब बैचेस भर्ती होने लग जाएंगे। कितने लोग परमानेंट हो जाएंगे, कितने लोगों को रिलीव कर दिया जाएगा, क्या वो रिलीव्ड लोग वापस आके सफिशिएंट जॉब ले पाएंगे, ये सब उस पर निर्भर करेगा। अच्छा, 2 मुद्दे और मैं जिक्र करूंगा। पहला SYL पे आऊंगा। मैंने आपके पुराने इंटरव्यूज, पुराने बयान भी देखे हैं, जब आप सिर पे मंडासा मार के और आप रोड जाम कर देते थे और SYL की मांग के लिए आप बड़े प्रदर्शन SYL किए। का इशू सुप्रीम कोर्ट में 4.5 साल में हमने बड़ी मजबूती से रखा है, और आज भी मैं मानता हूं हमारा अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट जो ऑर्डर करेगा, बहुत से ऑर्डर आए, कावेरी वाले में ऑर्डर आया ना, क्या दोनों प्रदेश सरकारों ने माना नहीं? और मैं तो चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट के डिले को तुरंत खत्म किया जाए, और वो गारंटीड है कि हमारे पक्ष में ही आएगा। अच्छा, आप तो पंजाब से सटे हुए इलाके में जन्मे हैं, माफ कीजिएगा, यहाँ रहे हैं, ये आपका गृह क्षेत्र है, तो एक इमोटिव इशू नहीं लगता आपको कि बनाया जाता है इसको उधर से? इस पे लोगों के जो रिएक्शन है, असलियत क्या है कि जब कोई चीज लिटिगेशन में चली जाए तो भाषणों का इशू बन जाती है, क्योंकि सबको पता है कि जब ऑर्डर कोर्ट का आएगा उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन होगी। आप हमारा बजट उठा लो, वो एक कलम है, मैं कहता हूँ चौटाला साहब के टाइम से आज तक लिखी है कि SYL के लिए 100 करोड़ रुपए, और वो सबको पता है सरकार में कि जिस दिन सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया बनाओ, तो वो 100 करोड़ नहीं होंगे, 2-3 हज़ार करोड़ रुपए ओवरनाइट सरकार देगी कि कंस्ट्रक्शन शुरू करी जाए, कंप्लीट करी जाए। तो इशू है, भाषण का पार्ट है, लोग इस पे धरने प्रदर्शन करते रहे हैं, ठीक है। समय समय पर कोर्ट की कोई जजमेंट आई, विपक्ष ने मुद्दा बनाया, सरकार पे दबाव बनाया, सरकार ने मुद्दा बनाया, दूसरी सरकार कोर्ट में चलेगी, स्टे हो गया। पर एक पॉजिटिव चीज़ है कि जो लास्ट सुप्रीम कोर्ट की 2 तारीखें हैं, उसके अंदर फाइनल रिपोर्ट केंद्र सरकार ने देनी है, और केंद्र सरकार ने 2 चरण की हरियाणा और पंजाब के मुख्यमंत्रियों की बैठक कर ली। उम्मीद है जो पंजाब नहीं मान रहा उसको केंद्र लिख के सुप्रीम कोर्ट की, लेट सुप्रीम कोर्ट डिसाइड कि फाइनल स्टेप क्या होगा। चलिए, उचाना वाला आपका दावा पक्का है? मैं तो आज भी कहता हूँ, जो लोग मुझे भगा रहे थे वो भाग गए, मैं तो आज भी वहीं खड़ा हूँ। तो आप उनको कह देते हुए थोड़े दिन रुक जाओ। मैं तो 1 साल तक कहता आया भी रुक तो जाओ। अच्छा। मगर उनके शायद जल्दबाजी थी, घबराहट थी, उसका क्या नतीजा? चलिए, तो ऑन ए लाइटर नोट इस इंटरव्यू को एंड करेंगे। 2 सवाल मैं लूंगा लास्ट में।
सबसे पहला तो मेरा सवाल ये कि मैं आपकी जब इस इंटरव्यू की रिसर्च कर रहा था, मैंने देखा कि आप खाने बनाने के भी शौकीन हैं। आपने कहा कि कभी स्ट्रेस में होता है तो कुकिंग करते हैं, ऐसा आपके पुराने इंटरव्यूज में आपने कहा। और आपके वर्कआउट की रील्स बड़ी वायरल होती है, आप जिम में या घर पे या ट्रेडमिल पे दिखते हैं। क्या रूटीन रहता है आपका? देखो, मेरी आदत है 6:30, 7, 8 बजे जो भी सुबह उठने का टाइम हो, घंटा 1.5 घंटा जरूर मैं एक्सरसाइज करूं। और शाम को जब मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड होता हूँ या ओवर एग्जॉस्टेड होता हूँ, तो सबसे अच्छी चीज़ है किचन में घुसना। एक उदाहरण आप अपने जीवन में ले लेना, शाम को चटनी बना लेना, पूरे दिन की थकान निपट जाएगी सिर्फ कुंडी छोटे से। और किचन एक ऐसी चीज है जो हर आदमी को आनी चाहिए, हर व्यक्ति को, आदमी औरत हो, कोई बच्चा हो, कोई हो, क्योंकि आपके जीवन में कभी इमरजेंसी में तो वहां जाना पड़ेगा। वर्कआउट की मैं बात कर रहा था, उसमें जो ये आप देख रहे हैं कि क्योंकि बहुत से लोग ना आजकल कंपनीज में या प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर रहे हैं, तो उनके लिए खासकर एक हेल्थ का बड़ा इशू देखो, है। हेल्थ, आप कैसे समय निकालते हैं? देखो पुरानी सेइंग है, हेल्थ इज वेल्थ। और आप नहीं रखोगे, मैं 150 किलो का भी था, आपके शायद पुराने कोई वीडियो तो निकल जाएगी 12-13 की, मैं 150 का था, मैं 100 का भी रहा। और एक बार नहीं, मैं 150 से 100 4 बार आ लिया। अच्छा। फिर मैंने लाइफ में एक रूटीन बनाया कि एक्सरसाइज करनी है और समय निकालना पड़ेगा। ये जो मशीन है, इसमें कभी भी खराबा आ सकता है, और खराबा आते ही पटाखा बजता है। और कोविड में हमने अच्छे हेल्दी लोगों का बजते देखा है। अगर आप अपनी सेहत का ध्यान नहीं रखोगे तो पता नहीं लाइफ में कितनी चीजें चलती रहती है, स्ट्रेस है और है, वो आपकी सेहत का क्या टोल ले जाए। और अगर आप 20 से 30 मिनट की कार्डियो कर लो और 20 से 30 मिनट की एंडोरेंस एक्सरसाइज या मसल एक्सरसाइज कर लो, तो आप बहुत हेल्दी रहते हो। मैं तो समय मिलता है बैडमिंटन खेल लेता हूँ, समय मिलता है क्रिकेट दिग्विजय के साथ खेल लेता हूँ। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो रूटीन के अंदर समय पर निर्भर करती है। मगर अगर सुबह एक्सरसाइज का आपका रूटीन बना रहेगा तो आपका पूरा दिन बड़ा फ्रेश सा रहता है। और अगर आप सुबह लथार्जिक उठोगे तो पूरे दिन में आपको फीलिंग आती है। चलिए, अंतिम सवाल मेरा इस इंटरव्यू का दुष्यंत जी, और मैं चाहूंगा कि आपकी जो माँ बोली है बागड़ी, जिसका आप कई बार बोलते हो बीच बीच में, उस लहजे में थोड़ा जवाब दें। और सवाल ये कि दुष्यंत चौटाला अपने सपनों का हरियाणा कैसा देखते हैं? मैं ना तो बागड़ी में दूंगा ना देशवाड़ी में दूंगा। मैं ये मानता हूं कि हरियाणा जब से बना है, जब से बड़ा प्रोग्रेसिव तरीके से जो लोग भी सरकार में रहे, सबने काम किया है। मेरे सपने का हरियाणा तो ये है कि हम दुनिया में जैसे अमेरिका का कैलिफोर्निया देखा जाता है ना, उस तरीके से इंडिया का हरियाणा देखने का काम करें, कि हमारी अर्थव्यवस्था ऐसी हो कि इंडिया की अर्थव्यवस्था का 5वां हिस्सा हरियाणा जनरेट करके दे। मैं तो ये मानता हूँ कि ये हमारा विजन होना चाहिए। तो दुष्यंत चौटाला हमारे साथ थे, बहुत सारे सवाल रह भी गए। आई होप अगली बार मिलेंगे तो बात करेंगे इनसे, लेकिन काफ़ी चीज़ों का इन्होंने जवाब दिया और अपनी आगे की इनकी क्या रणनीति रहेगी उस पर भी इनका एक तो उचाना पे इन्होंने कहा है कि जो लोग मुझे भगाने का दावा कर रहे थे वो खुद भाग गए हैं। और साथ ही लोकसभा चुनाव को लेकर ये कह रहे हैं कि भाई हमारा काम है चुनाव लड़ना, राजनीतिक पार्टी, हम क्यों ना चुनाव लड़ें। तो आने वाले लोकसभा चुनाव में क्या भूमिका रहेगी, जजपा कितनी सीटों पर उम्मीदवार उतारती है, और दुष्यंत चौटाला का जो पॉलिटिकल करियर है वो आगे अब किस दिशा में जाएगा, ये बड़े सवाल हैं। और आप सब हरियाणा तक को देखते हैं, हम लगातार अलग अलग पॉलिटिशियंस के इंटरव्यू कर रहे हैं। आज आपको दुष्यंत चौटाला का ये इंटरव्यू कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए, और साथ ही वीडियो को शेयर कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।